नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, विकास यादव जो भारत की तरफ से बताया जाता है कि रॉ में काम कर रहा था, अब अमेरिका ने उसको वांटेड घोषित कर दिया है और ये घोषित करने के बाद स्थिति ऐसी बन गई है कि सिर्फ भारत और कनाडा नहीं, भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी तल्खी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत सरकार ने बोल दिया ये बंदा तो हमारे यहाँ काम ही नहीं करता है। तो कौन है ये विकास यादव? क्योंकि आप रॉ से हैं तो अच्छी जानकारी दे सकते हैं कि ये है कौन, कैसे इन लोगों को भर्ती किया जाता है और जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या वो अपने आप में सही है? देखिए, इल्जाम कोई सही नहीं है। कोई पन्नू को मारने की कोशिश नहीं की गई और किसी तरीके से इंडिया के रॉ के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम ऐसे काम नहीं करते, स्पेशली यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के अंदर हमारे नाम आए हैं, लेकिन यहाँ जो एलिगेशन लगाई जा रही है यूएस के द्वारा, वो इसलिए लगाई जा रही है कि इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। आज से नहीं, ये टारगेट कर रहे हैं इंडिया को जून 2023 से, जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे स्टेट विजिट पे। क्योंकि वो चाहते थे पीएम मोदी नाटो ज्वाइन करें, मना कर दिया। नाटो प्लस ज्वाइन करें, वो भी मना कर दिया। फिर वो कहते थे कि भाई आप रशिया सॉइल मत लो, वो भी मना कर दिया कि हम तो लेंगे, हमारी इकोनॉमी चलती है। फिर जब G20 समिट हुई तो उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया कनाडा के थ्रू, निज्जर का केस लेकर के। फिर उसके सपोर्ट में आ गए कनाडा के, और तब पन्नू का इशू रेज कर दिया। और तब से जब इलेक्शन में, तब भी यूएस यहाँ पे इन्वॉल्व था, क्योंकि पीएम मोदी को स्ट्रांग नहीं देखना चाहते, इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहते। इंडिया को चाहते हैं कमजोर हो, इंडिया उनके पैरों में चले। ये इंडिया कर नहीं रहा। वो चाहते हैं कि इंडिया नाटो ज्वाइन करता तो इंडिया सारा सामान डिफेंस कौन से लेता, क्योंकि इंडिया की परचेज बहुत ज्यादा डिफेंस की। और वो चाहते हैं कि इंडिया रशिया या किसी और कंट्री से सामान न ले, जो इंडिया उनकी बातें नहीं मान रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कू करा दिया, शेख हसीना को हटा दिया, क्योंकि उसके साथ इंडिया की बहुत अच्छे रिलेशन थे और इंडिया को बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन पन्नू कौन है? पन्नू एक टेररिस्ट है और उसके पीछे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। नाम ले दिया विकास यादव का। अब विकास यादव की बात करते हैं, क्योंकि हम इस पे तो बहुत सारी बात कर चुके हैं। विकास यादव सीआरपीएफ में काम करते थे, असिस्टेंट कमांडेंट। और पिछले 5-6 साल पहले ये रॉ के अंदर डेपुटेशन पे आए थे। उस टाइम पे 15 या 16 लोग सीएसएफ और सीआरपीएफ डेपुटेशन पे लाए गए डायरेक्टली, और इनको सीनियर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट दे दी गई, गैस्टेड पोस्ट है। और उसके बाद इनको ट्रेनिंग देकर के फॉरेन भेज दिया गया। और इन लोगों को जब लाया गया रॉ के अंदर, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई रॉ के अंदर कि जो लोग इतने साल से बैठे थे उनकी प्रमोशन रुक गई। जो सीनियर फील्ड ऑफिसर थे, जिनको फॉरेन पोस्टिंग करनी थी, उनकी ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग रुक गई। क्योंकि जो रॉ के लोग हैं, जब रिक्रूट होते हैं तो ट्रेनिंग करते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है वो करते हैं। उसके बाद उनको पोस्टिंग किया जाता है और बॉर्डर पे भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अगर अरुणाचल में चले जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आ पाते, और अगर उनका ऑफिसर उनको पसंद नहीं करेगा तो पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि वहां पे ना रोड्स है ना कुछ है। और अगर राजस्थान में चले जाएंगे, आप सोचते हैं वहां पे बॉर्डर में क्या कंडीशन होती है। आर्मी और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तो पूरी बटालियन सब पूरी स्ट्रेंथ होती है वहां पे, उनको राशन मिलता है। लेकिन रॉ के लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती, 2 या 3 लोग बैठे होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, अगर झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी तो झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, कोई महल नहीं होते इनके पास रहने के। और कई बार राजस्थान के अंदर लोग गड्ढों से पानी पीते थे। आज की बात नहीं कर रहा, जब मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मच्छर को हटा के पानी पीते थे, क्योंकि पानी नहीं मिलता था, पानी की सप्लाई नहीं थी। बीएसएफ के ट्रक आ जाते हैं, आर्मी के ट्रक आ जाते हैं, लेकिन रॉ के लिए को ट्रक नहीं आते। और इतना करने के बाद जब वो आके 6 साल की कड़ी मेहनत करते हैं, वहां पे सोर्सेस को रेस करते हैं, बॉर्डर की डिफेंस करते हैं दूसरे तरीके से बगैर आर्म्स के, तो दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के अंदर उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंट सीट पे बिठाया जाता है, किसी को पाकिस्तान की सीट, किसी को बांग्लादेश की सीट, किसी को चाइना की सीट, किसी को कोई सीट। और उसके बाद उनकी 10-15 साल के बाद प्रमोशन होती है एज फील्ड ऑफिसर। जब फील्ड ऑफिसर बनते हैं तब उनका नंबर लगता है फॉरेन जाने का, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद फॉरेन पोस्टिंग तो चाहिए जहां पे उनको पैसा बना सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके। जब ये एफआईपी रहते हैं, पोस्टिंग में रहते हैं फॉरेन के अंदर, फॉरवर्ड जगह पे, तो वहां पे उनको फैमिली नहीं रख सकते, अपनी बच्चे नहीं पाल सकते। और इतनी मेहनत के बाद वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तो पले, उनको कुछ पैसा तो मिले, मकान वगैरह बनाना है। और जब नंबर आता है, जब उसके बाद एसएफओ बनते हैं, यानी कि सीनियर फील्ड ऑफिसर, जैसे यादव साहब बने, उसमें उनको 30 साल लग जाते हैं उस सिचुएशन में आते आते। और तब उनकी पोस्टिंग का नंबर आता है कि ढंग से पोस्टिंग करें फॉरेन के अंदर। और रॉ ने क्या किया, कुछ लोगों को, 15 लोगों को उठा के बिठा दिया आगे, बाहर से ले आए। ना उनको ट्रेनिंग, ना कुछ है, ना उनका तरीका कि रॉ के अंदर कैसे काम होता है। रॉ कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रॉ कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रॉ के लोग सिविलियंस हैं।
वर्दी नहीं पहनते वो। और जो पुलिस की मेंटेलिटी होती है, सीएसएफ की मेंटेलिटी होती है, सीआरपीएफ की मेंटेलिटी होती है, वो तो डंडे चलाने की। रॉ के लोग डंडा नहीं चलाते। और इनको उनके ऊपर आके बिठा दिया। जैसे यादव साहब आए, यादव साहब आकर के उनको आया, उनको वाशिंगटन भेज दिया। वाशिंगटन नंबर 1 की पोस्टिंग है। और रॉ के लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुंचते हैं, पोस्टिंग लेते हैं। अगर वाशिंगटन मिल जाए, यूरोप की पोस्टिंग मिल जाए, किसी को पाकिस्तान की मिलती है तो वहां पर पिटाई हो जाती है उनकी। बांग्लादेश की मिलती है तो वहां पे भी सफर करते हैं। लेकिन जब उनको पोस्टिंग मिल जाए, जैसे इनको मिली है वाशिंगटन की, प्राइस पोस्टिंग है। और किनको ऐसे पोस्टिंग मिलती है? चमचों को, या बड़ी मेहनत करने के बाद ऐसी पोस्टिंग मिलती है। देखिए 3 चीजें होती हैं। एक ने वैसे बात की मेरे सीनियर ऑफिसर ने कि क्या जनरल बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर ऐसा है, यहाँ पे तो 3 कैटेगरी आती हैं, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। कहता गुड क्या है? मैंने कहा गुड जो काम करता है उसको गुड मिलता है, जो काम के साथ थोड़ा पर्सनल काम करता है उसको वेरी गुड मिल जाता है, और जो आउटस्टैंडिंग किसको मिलता है? कहते हैं, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग उसको मिलता है जो प्राइवेट काम करते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या फर्क है पर्सनल और प्राइवेट काम के अंदर? मैंने कहा पर्सनल काम तो छोटे हो गए, बिजली का बिल जमा दो यार, मेरा ये काम कर देना यार, ये करवा दो कहीं पे। और कहते प्राइवेट, मैंने कहा प्राइवेट है किसी के कुत्ते को पालना, कुत्ते को बिस्कुट खिलाना, उसकी वाइफ के साथ जाके मार्केट में सब्जी खरीदना, जूतों को पॉलिश कराना, जूतों के रिपेयर कराना, ये होते हैं प्राइवेट काम। और जो इनकैपेबल लोग होते हैं वो इस काम करते हैं और उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मैं एक केस बताता हूँ। एक जैसे मेरे ऑफिसर से बात हुई थी, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो क्या हुआ कि वो नंबर 2 पे थे और नंबर 1 बनना था उन्होंने। जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे बात करने लगे कि कहते कि आपने मुझे बताया था, तो मैंने देखा एक आदमी आया मेरे पास कहीं से, फॉरेन कंट्री से। कंट्रोल रूम में गया, कंट्रोल रूम से गाड़ी ली, कहता है जी मुझे उनके घर जाना है, उन्होंने बुलाया मुझे, तो एक मेरे को सिक्योरिटी गार्ड दे दो, साथ में मेरे पास कारपेट है, तो गाड़ी मेरे घर भेज दो। तो गाड़ी उनके घर चली गई क्योंकि नंबर 2 के पास जाना था। तो उनके घर चले गए, दरवाजा खटकाया तो कहते हैं, दरवाजा खोला, कहते यस। सर्वेंट ने खोला दरवाजा, तो कहते हैं साहब से मिलना, तो साहब आ गए। तो साहब ने कहा यस आप? कहते सर मैं फलाना फलाना हूं, मैं आपके डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हूं, मैं फॉरेन से आया। तो कहता फिर आपने काम किया मेरे साथ? कहते नहीं मैं आपको जानता हूं। कहते मुझे तो बहुत लोग जानते। कहते सर मैं आपके लिए कुछ सामान लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ। तो उन्होंने इशारा किया, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सारा सामान एक कारपेट लेके अंदर चला गया। कहते ये क्या? कहते सर मैं आपके लिए कारपेट लाया हूँ। कहते क्यों लाए? आप तो मुझे जानते नहीं, मैं क्यों लूं आपसे? तो कहते हैं इसको ले जाइए। तो लोग बड़े क्रेडिबिलिटी के भी होते हैं और इन लोगों को आदत पड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को वाशिंगटन की पोस्टिंग मिलती है। और जो आदमी, देखिए चाहे इनका काम हो ना हो, लेकिन नाम क्यों आया इनका? नाम इसलिए कोई ना कोई गलती की होगी। कुछ लोग कहते हैं हमें वीजा में काम किया करते थे, पासपोर्ट में काम किया करते थे, कुछ गलत काम थे इनके, इनका नाम उछल गया, इसको इसलिए इनको बुला लिया गया। और अगर नाम उछला तभी तो इनका नाम दिया। और ये भी कहते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि बात सच है कि नहीं, कि यहाँ पे कुछ अलग धंधे चल रहे हैं। देखिए बहुत से लोग हैं जो फॉरेन जाकर के अपना काम करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे करप्शन करते हैं, $500-500 लेते हैं किसी का पासपोर्ट बनाने के लिए। कई लोग पकड़े भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब आदमी शरीफ नहीं होते। लेकिन इसके आने से क्या हुआ कि वहां पे जैसे ये आ गए, डायरेक्ट आ गए पोस्टिंग के ऊपर, फॉरेन पोस्टिंग भी मिल गई। मेहनत करने से तो नहीं मिली, हमें क्या लेना कि आप सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं, सीएसएफ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप रॉ में क्या कंट्रीब्यूशन आपका, क्या नॉलेज आपको पाकिस्तान की, क्या नॉलेज आपको चाइना की, क्या नॉलेज आपको अमेरिका की, क्या है? आप आए, डंडे तो नहीं चलाए यहाँ पे, डंडे चलाने का काम तो नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग मिली, कोई गलती तो क्यों? विकास यादव, तो आपको क्या लगता है कि विकास यादव के जो अभी बताया जा रहा है कि इसका हाथ है, तो किसी तरीके से क्या इसका हाथ है या फिर ये बस कंस्पिरेसी तैयार की जा रही है? देखिए ये अमेरिकन की कॉन्स्पिरेसी है, अमेरिकन की कॉन्स्पिरेसी है पूरी। किसी का नाम लेना, लेकिन इसका नाम क्यों आया? कुछ तो गलत काम किए होंगे, क्यों नोटिस में आए? देखिए जो रॉ के लोग होते हैं वो बड़े चुपचाप रहते हैं, काम करते हैं। मेरी फैमिली तक को नहीं पता था कि मैं रॉ में काम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉरेन जा रहे हैं, कुछ फलाने जा रहे हैं, कुछ है, लेकिन वो कभी पूछा नहीं क्या काम करते हैं आप। और हम चुपचाप रहते हैं, कोई ये नहीं कि हमको पोस्ट करना है किसी को। जो आपके पुलिस के लोग होते हैं ये पोस्ट करते हैं। जैसे एक हमारा चीफ गया फॉरेन के अंदर, बहुत पहले, साल पहले की बात है, तो एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने गया दिल्ली पुलिस का ऑफिसर, एसएल सेक्टर का, या यहाँ पे आके तो प्रमोशन हो जाती है, तो उसने उसको सलूट मार दिया। सारे लोग देखने लगे कि सलूट किसको मारा। नेचुरली पुलिस स्टाइल का सलूट तो सबको समझ आया था। तो जो रॉ के चीफ थे उन्होंने दिल्ली वापस आके उसको रिपैट्रिएट करता सीधा दिल्ली पुलिस भेज दिया। दिल्ली पुलिस से बहुत से लोग कांस्टेबल आए और यहाँ पे डीएसपी बन गए रॉ के अंदर। तब यहाँ पे रॉ के अंदर प्रॉब्लम थी। आज जो ये लोग आए हैं, जिस तरीके से रॉ के अंदर घुस करके इनको वाशिंगटन की पोस्टिंग दे दी, तो इससे क्या है, एक तो जो 20 लोग थे, 15 लोग थे जिनको फॉरेन पोस्टिंग मिली थी, वो उनकी रुक गई इतने साल की मेहनत के बाद, 30 साल की मेहनत के बाद। उसके बाद जो नीचे के लोग थे, फील्ड ऑफिसर, उनकी प्रमोशन रुक गई क्योंकि सबसे ऊपर आ गए। फिर जो डिप्टी फील्ड ऑफिसर है जो बॉर्डर पे खड़े हुए थे, उनकी प्रमोशन रुक गई। तो इस तरीके से जो रॉ की गलत पॉलिसी है,
मतलब क्या है कि रॉ के अंदर आपको आ गया, चीफ आ गया तो अपनी किसी को फेवर से किसी को ले आया और तो उसको पोस्टिंग दे दी, बाकी को नुकसान हुआ। और सिंपल सी बात कहूं मैं, ये जो लोग आते हैं बाहर से आ गए डेपुटेशन पे, इससे रॉ के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरी बात है कि ये जो लोग हैं जिनको डायरेक्टली वाशिंगटन जैसी पोस्टिंग मिल जाती है, किसी न किसी की बड़ी अप्रोच होती है, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल प्राइवेट क्या फर्क है, ये प्राइवेट जॉब वाले हैं जिनको इस टाइप की पोस्टिंग मिलती है। काम तो आपने रॉ में किया नहीं, तो कैसे आप वाशिंगटन चले गए, कैसे आप लंदन चले जाते हैं? बहुत से लोग तो घिस घिस के मेहनत करके जाते हैं ऐसी जगह के अंदर, लेकिन ऐसे लोग को डायरेक्ट पोस्टिंग देना किसी तरीके से जायज नहीं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि रॉ के अंदर फ्रस्ट्रेशन मत लेके आए। रॉ के लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। बड़े लोग कहते हैं रॉ में काम करना चाहते हैं, देखिए रॉ की कैसे लाइफ है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो आर्टिकल 311(2)(c) लग जाता है, उनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इनके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो रियल है, जहां तक इनका केस है एक्सटॉर्शन का, ये भी तो आप सामने देख रहे हैं ना कि एक्सटॉर्शन का केस लगा इसके सामने। रियल है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मेन बात है कि ऐसे लोगों को रॉ के अंदर लाना डेपुटेशन के ऊपर किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं। इससे रॉ नुकसान होता है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है, रॉ के जो लोग काम करते हैं उनके मॉरल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोगों को डेपुटेशन पे लाना किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं। मैं आपको एक और बात बता दूं, 1980 के अंदर रॉ के अंदर स्ट्राइक हो गई थी, 12 दिन डिपार्टमेंट बंद रहा डेपुटेशन सिस्टम को लेकर के। और ये जो फोटो है इसकी लगती है सरोजिनी नगर है दिल्ली के अंदर, वहां की फोटो लगती है, वही वहां के इस टाइप के घर हैं। तो जहां तक बात करते हैं पन्नू का केस फेक केस है। ना उसका मर्डर हुआ, ना किसी ने मारने की कोशिश की, और ना कोई रॉ का आदमी इन्वॉल्व है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन मैं सिर्फ दूसरी बात कर रहा हूं कि किस तरीके से, और ये जिस तरीके से यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, एक इनकी प्लान है, पूरे प्लान से काम किया जा रहा है। एक इश्यू पे दूसरे इश्यू पे, और पन्नू कौन है? एक टेररिस्ट है, उसके ऊपर आप इंडिया पे चाय लगा रहे हो, कहते हो इंडिया हमारा दोस्त है, उस पर चाय लगा रहे हो। लेकिन मैंने इसलिए सबको बात बताई कि सबको पता होना चाहिए कि क्या किस तरीके से रॉ में लोग भुगत के काम करते हैं, कितना सफर करते हैं, गंदे गंदे नालों से पानी पीते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो होता है तो वहां पे छोटी छोटी चलती स्ट्रीम चलती है, स्ट्रीम से पानी पीते हैं, क्योंकि वहां पे पानी का तो आपको है नहीं, सप्लाई नहीं है, खाने की चीजों का सप्लाई नहीं है। एक बार मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, तो वहां से लगता है कि रो में चले जाओ बस, ऐश की जिंदगी, दूर से लोगों को यही लगता है कि हम भी जाना चाहते हैं, ये होता है। लेकिन ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये किसी को पता नहीं होगी कि अब मैं आपको एक और बात बताऊं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों को बाई प्लेन कहीं भेजा जाता है, वहां से उनको अपनी पोस्ट पे जाने में 7-7 दिन पैदल लग जाते हैं, 7-7 दिन पैदल चल के अपनी पोस्ट पे पहुंचते हैं। आज तो शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली जो आपका अरुणाचल है, वहां पे रोड्स नहीं है, पगडंडियां बनी हुई है। और एक हमें मैसेज आया वहां से कि जी मेरे पास 10 दिन का राशन रह गया है, क्योंकि वहां रेगुलर बारिश होती रहती है। 7 दिन का राशन रह गया है, 5 दिन का रह गया। तब भगदड़ मची कि भाई ये तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे आसपास विलेज के अंदर 5-7 लोग होंगे, वो तो अपने कहीं अपने चूहे हुए खा के जी लेते हैं, इनको तो सारी चीजें चाहिए। तो क्या सामान देते हैं उनको? प्याज इकट्ठे किए 20 किलो, आलू 20 किलो इकट्ठे किए, प्यूरी के पैकेट इकट्ठे किए, नमक मिर्च वगैरह सब इकट्ठे किए, माचिसें इकट्ठी की। तो ये जाके उनको सामान दिया, साथ में दालें वगैरह दी। और क्या कैसे काम करते हैं, लकड़ी तो उनको मिल जाती है, चलो उनको स्टोव भी मिल गया वहां पे, लेकिन ये खुद खाना बना के खाते हैं वहां पे, क्योंकि उनको उसी तरीके से रहना पड़ता है जैसे ओरिजिनल लोग हैं वहां के। और ये लोग का आप सोचिए कि जब इनको वहां से हेडक्वार्टर में आते थे स्टेट एरिया के अंदर, तो इनको चाय मिल जाए, अगर उनको थोड़ी सी रोटी मिल जाए तो कहते हैं यार ऐसा लगता है 5 स्टार होटल है। जब इतनी मुश्किल करके ये लोग जीते हैं, अपना गुजारा करते हैं, जब इनका फॉरेन जाने का टाइम आता है तो वहां पे आप डेपुटेशन पे यादव जैसे लोगों को ले आते हैं, उनके सिर पे बिठा देते हैं। किस तरीके का इंसाफ है? कैसे डिपार्टमेंट काम करेगा? कैसे इतने जो लोग सफर करते हैं वो काम करेंगे? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है, और लोगों को पता चलना चाहिए कैसे लोग सफर करते हैं। ठीक है, फॉरेन जाके हम एंजॉय करते हैं, हमने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन मैं बहुत से लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने डिफिकल्ट पोस्टिंग की है, कैसे लोग सफर करते हैं। और यहाँ पे आके लोग कागज आगे आ जाते हैं सीधे, आप एज गेस्टेड ऑफिसर, और सबके सिर में बैठ जाते हैं। एक बात तो है ना, अगर हम इनकी यादव जी की बात करें तो ये जो बताया जा रहा है कि इनके ऊपर दिल्ली में एक एक्सटॉर्शन का केस भी था, ये तो खैर अभी एफबीआई ने वांटेड घोषित कर दिया इनको उस केस में, लेकिन ये बताया गया कि दिल्ली में एक एक्सटॉर्शन केस में इनको पकड़ा गया था। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत सरकार ने खुद इनको वहां पे भेजा और उसके बाद अभी इनको वहां पे सौंपना ना पड़ जाए, इसलिए दूसरे चार्जेस में इनको
फंसा के यहीं पे रखा जाए, क्योंकि एक एसेट के रूप में देख रहे हो कि हाँ अब भैया हमने बंदे से काम करवाने की कोशिश की तो अकेला ना छोड़ा जाए इसको, और इसको यहीं पे जेल में दूसरे केस में रखा जाए, ये भी तो हो सकता है। इसको रूल आउट नहीं करते, लेकिन इनका नाम क्यों आया? फेलियर है। मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या हमारा कोई फौजी मारा गया? जब बालाकोट में स्ट्राइक की, क्या हमारा कोई प्लेन गिरा? अगर एक प्लेन भी गिर जाता तो मोदी की थू थू हो जाती। मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन जब आप काम करते हैं तो होशियारी से काम करिए। मैं ईरान के अंदर था, वहां पे मैं एक्सपोज कर दिया गया हमीद अंसारी के द्वारा, और मुझे पता था कि ईरानियन गवर्नमेंट ने कह दिया था हम इसको उठा के ले जाएंगे। और मुझे पता था कि ईरानियन गवर्नमेंट किस तरीके से उठाती है, या तो आपको गाड़ी चक्कर मार देती है या आपको अकेली जगह में उठाएगी। तो मैंने अपना सिस्टम रखा हुआ था, अपनी वाइफ को बता रखा था, मैं घर से जाऊं तो ऊपर से देखती थी जब तक हम सीधा जा रहे हैं। अगर मेरे पीछे से कोई गाड़ी आती थी तो जो साइड में गाड़ियां होती थी मैं उनके तरफ चला जाता था बगैर मुड़े हुए। मतलब मेरे कान आगे थे लेकिन दिखता मुझे पीछे था, सुनता मैं पीछे की बात था। और जब मैं आगे मोड़ पे पहुंचता था, दूसरा मेरा कुलीग आगे से आ रहा होता था, हम इकट्ठे चले थे, 3-4 लोग हम इकट्ठे जाते थे, ताकि अकेले में तो वो उठाएंगे, अकेले में उठाएंगे, इकट्ठे तो उठाएंगे नहीं। पाकिस्तान की तरह नहीं है, आपके घर से भी उठा के ले जाएंगे। तो मैं इस तरीके से अपने आप को बच बचा के निकलता रहा और वहां से निकल के बाहर आ गया। उन्होंने भी चेक कर लिया किसकी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे फूफा करेंगे कि मैं सीआरपीएफ में हूँ, मेरे पास बंदूक चलानी आती है, मेरे को कुछ है, ऐसे काम नहीं चलता। मुझे लगता है कि या तो हमने जरूर किसी कोई गलती तरीके की से हो। इनका एक्सपोजर हुआ है, जो बताई जा रहा है कि 5i के द्वारा कहीं कुछ इंटरसेप्ट किया है, कहीं कुछ आप कह रहे हैं कि कुछ गलती हो सकती है कि नहीं, कुछ हुई हो गलती जिस दूसरे, वजह से इनका एक्सपोजर हुआ। देखिए गलती दूसरे तरीके से हो सकती है, या कुछ गलत काम भी किए होंगे। मैं इसके पन्नों की बात नहीं कर रहा हूं। ये भी हो सकता है कि अब वीजा पासपोर्ट में लेके किसी को कुछ गलत काम किए होंगे वहां पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी काम करते हैं, पकड़े भी जाते हैं। हमीद अंसारी ये काम किया करता था, ईरान में रह करके स्टूडेंट वीजा दिया करता था एक अपने कुलीग के थ्रू, वो भी मुस्लिम था वहां पे, और $500-500 लेते थे स्टूडेंट वीजा देने के। हमने उसका बंद करा दिया, फेक डॉक्यूमेंट होते थे, हमने चेक करा दिया। कोई बेंगलोर की यूनिवर्सिटी वहां पे चिट्ठी भेजी और कह दिया कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं दिया। तो धंधे तो चलते हैं, काम तो चलते हैं, लेकिन साफ सी बात है कि अगर आप अगर एक्सपोज हो ये गए। पासपोर्ट वाला होगा तो उसका पन्नू से लिंक क्यों जोड़ेंगे फिर अमेरिका वाले? पन्नू से लिंक है कि अगर आप हाईलाइट हो जाते हैं तो देखा कि आदमी हाईलाइट हो रहा है कि इसके ऊपर कंप्लेंट भी गई होंगी, कि नेचुरली बात है। तो मैं सिर्फ एक अपना आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन बात है कि मतलब आप ये एक्सपोज हो गए। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि पन्नू के एसेसिनेशन का कोई प्लान हो और फिर उसके बाद दूसरे केस में इसकी ये नजर में आ गया हो, तो सोचा हो कि हाँ ये बंदा तो वैसे गलत एक्टिविटी कर रहा है और ये वो वही भी बात सोच है रहा ना, वही बात है। देखिए पन्नू का एसेसिनेशन को कोई बात नहीं है, ये तो यूएस की अपनी सिर्फ दिमाग में सोचा हुआ चाल है। एक पर वो तो स्टोरी बना लेते हैं कि खालिस्तानियों को वो तो धमकी देता रहता है भारत को, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा कोई प्लान नहीं होगा? देखो ऐसा है कि हमें पता है कि हम यूएस के अंदर कुछ कर नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते, और इंडिया वो करेगा भी नहीं। पाकिस्तान की आप बात छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान की अलग बात है, पाकिस्तान की औकात नहीं, पाकिस्तान मिलिटेंसी करता है इंडिया के अंदर, करता तो यूएस भी है, डिफरेंट टाइप की मिलिटेंसी। लेकिन हमारा कोई इस तरीके का प्लान नहीं। देखिए ऐसा क्या है कि आप क्या करेंगे, आप वाशिंगटन में बैठ करके, इसी को यही आदमी मिला है, वाशिंगटन में बैठेंगे किसी चेकोस्लोवाकिया के आदमी को ढूंढेंगे, वो करेंगे क्या? वहां से करने की जरूरत है? ये तो हम दिल्ली में बैठ के काम कर सकते हैं, और चेकोस्लोवाकिया से क्यों ढूंढेंगे? हम तो सीधा वाशिंगटन का आदमी ढूंढ लेंगे दिल्ली में बैठ करके, उसको सुपारी भी दे देंगे। बिश्नोई को भी काम सौंप सकते थे ये वाला, कि जी अगर जैसे कनाडा ने चार्ज किया है वो भी कर सकते थे। लेकिन ये जो यूएस की प्लानिंग है, ये हाई फाई प्लानिंग है, कोई इसमें है नहीं, दम नहीं है। जैसे वो जाधव का केस है पाकिस्तान के अंदर, एक नेवी का आदमी है, नेवी का आदमी को तो हम रिक्रूट ही नहीं करते हमारे यहाँ पे, उसको वो चला गया अपने बिजनेस के चक्कर में, गया उसको उठा के लेगा और कह दिया रॉ का आदमी है। देखिए ये सारे के सारे मतलब जो है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ऐसे की प्लानिंग है और क्या आपके सीआई की प्लानिंग है। ठीक है, सीआई ने बड़े बड़े काम किए, लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर कराया, हमारे साइंटिस्टों को मारा है, पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया एक साइंटिस्ट को मारने के चक्कर में, क्योंकि ताकि इंडिया न्यूक्लियर न बने। और लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर इसलिए किया कि वो एक न्यूक्लियर बनाना चाहते थे, इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। ये उनके नंबर 2 जो थे उस टाइम पे, उन्होंने सारी चीजें डिस्क्लोज की। लेकिन ये पन्नू पन्नू का कोई इश्यू कोई नहीं है, पन्नू का इश्यू तो ऐसे उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा इसके थ्रू कि लोगों को पता चले रॉ में क्या होता है और रॉ के लोग कैसे सफर करते हैं। फिर जब उनका नंबर आता है तो आप डेपुटेशन से किसी को ले आते हैं, उनके ऊपर बिठा देते हैं, फॉरन की पोस्टिंग दे देते हैं। ये गधे तो नहीं बैठे जो इतनी मेहनत करते हैं।
इसलिए हमें अफसोस होता है, दुख होता है। राइट, कुल मिला के जो भी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है और इससे कुछ नहीं होना। और अगर ऐसा है भी कि अगर कुछ कोशिशें वहां पर की भी जा रही थी, तो भारत सरकार ने जो एक्सटॉर्शन के इल्जाम लगा के अगर उसको बंद किया है, तो एक तरीके से सेव करने के लिए, जैसे अभी वो डेविड हेडली है जो 26/11 यहाँ पे करके गया था, उसको बोला सौंपेंगे, उसके बाद किसी और केस में उसको वहां पे कन्विक्ट करके और वहीं पे ही रख लिया है। तो अगर ऐसा भारत कर रहा है, तो आई थिंक समझदारी वाला काम कर रहा है कि अपने अगर किसी को एसेट के तौर पे भेजा था, वो बातें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो रोकी, लेकिन एक हमारे देश का बंदा अगर इस तरीके से गया, कोई भी चीजें हुई है, तो उसको अगर सेव करने का काम कर रहे, सेफगार्ड करने का किसी भी तरीके से, आई थिंक वो अच्छी बात है जो हमारी सरकार जो भी रणनीति इस बारे में अपना रही है। देखते हैं कि अभी इस क्या होता है पन्नू मामले में। फिलहाल कनाडा मामले में निजर के में तो लॉरेंस बिश्नोई को घेरते हुए वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान।